स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए सीटेट का जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो यह प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका पैटर्न रहने वाला है इस बार भी, क्योंकि इस बार से अगले वर्ष 2025 तक हो सके कि इसमें है जो कुछ और ऐड कर दिया जाए, सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो आपके पास दो मौका है, एक जुलाई और एक जनवरी का, इसी में आपको है क्वालिफाई कर लेना है, अन्यथा फिर आने वाले समय में आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं, इसमें 30 नंबर का, और इसके साथ साथ फिर हम सामाजिक विज्ञान का भी कराएंगे, क्योंकि एक ही साथ पूरा वीडियो 150 नंबर का नहीं हो सकता और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके आपके पास प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये शामिल नहीं है शारीरिक विकास के बदलाव में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के विकास का क्रम होता है। बच्चों का विकास का क्रम है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी होती है? तो समाजीकरण की प्रमुख संस्था परिवार होता है, क्योंकि परिवार से ही बच्चे की सीख मिलती है और सबसे पहला पाठशाला जो होता है बच्चे के लिए वो परिवार ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, यानी तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो ये ऐसा, यानी सामाजिक मुद्दों में से सरोकार का मतलब होता है अपना निर्णय खुद लेना समाज में। तो ऐसी भावना बच्चों में आ जाता है 11 वर्ष के बाद, अर्थात उस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों के विकासनात्मक सिद्धांत 4 अवधारणाओं को बताया था। उन्होंने पहला बताया था कि जिस बच्चे की आयु 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है उसमें संवेदी चालक अवस्था कहा जाता है। वो अवस्था बालक का जो होता है संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था होता है। फिर अगर 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था तक जिसकी उम्र हो जाती है बालक की, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था जो बालक में होती है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 11 वर्ष से ऊपर की आयु में को रखा गया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इतना आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 5 नंबर में लेके चलते हैं, आपको हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, 5 नंबर कह रहा है, देखिए जीन पियाजे से लेके, देखिए सीटेट में होता है क्या, 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमेशा 2 या 4 क्वेश्चन हमेशा रहता है इसका। जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन, कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन, लेव बायगोस क्वेश्चन से, यानी 6 क्वेश्चन इसी से संबंधित रहता है, 5-6 क्वेश्चन। तो अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है वीडियो है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जा करके इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। आलोचना क्या है? तो 5 का 3 हो जाएगा। इन्होंने कहा था, कौन? जीन पियाजे ने कहा था कि समाज और संस्कृति में प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। मैंने इनके अनुसार समाज और संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया, जबकि समाज और संस्कृति पर ध्यान देने का कार्य जो किया था एक मनोवैज्ञानिक थे रूस के, लेव बायगोस्की, उन्होंने किया था। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चों में सबसे पहले जो विकास होता है वो विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। लेकिन वही अगर बायगोस्की के बारे में पढ़ें तो बायगोस्की का कहना था नहीं, बच्चों में सबसे पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? अभी बताएं कि भाषा। जीन पियाजे का कहना था कि नहीं, बच्चों में सबसे पहले भाषा नहीं आता है, विचार आता है। तो देखिए कौन भूमिका नहीं निभाता है? तो भाषा के खिलाफ नहीं था, ये बाद में भाषा को जोड़ा। जबकि लेव बायगोस्की का कहना था नहीं, भाषा पहले आता है और विचार बाद में। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, तो 7 का आंसर 4 हो जाएगा। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उसकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए।
तो यह किसने प्रस्तावित किया था? तो लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित था? लेव वाइगोत्स्की में जहाँ भी आपका सांस्कृतिक, पाड़, मचान, ढांचा, है ना, समव्यक्ष, व्यक्ष, ये सभी वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो समझ लीजिए वह वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 9 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो यह उदाहरण जो है आपका पाड़ का है। पाड़ भी अभी बताएं, पाड़, मचान, स्केप फोल्डिंग, है ना, समव्यक्ष, व्यक्ष, ये सभी जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो ये है पाड़ क्या होता है? मान लिया जाए कि कोई किसान है, किसान खेती किया, खेत में उन्हें मक्का बो दिया, जब फसल तैयार हुआ तो पक्षी आया कर उसकी फसलों को खाने लगे। इससे वह किसान परेशान हो गया और उसने कुछ उपाय नहीं सोच रहा था, तो उसे एक बुजुर्ग ने मिला और उसे सलाह दिया कि तुम है जो एक मचान यहाँ पर खेत के किनारे लगा दो और मचान पर बैठ कर के यहाँ पर अगर धूप है तो यहाँ पर छत्ते बना लो और मचान पर बैठ कर के एक टीना को डंडे के लकड़ी से बजाने के बाद पक्षी भाग जाएंगे, वो आपको फसल बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि उसे बेनिफिट हुआ। तो यही तत्काल, यानी तत्काल रूप से कोई अगर किसी को सलाह देता है तो वही पाड़ कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर में देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर, लय व ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अनचूक सकते हैं। तो किससे संबंधित है? तो 11 का 4 हो गया, संगीतमय बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा है, भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इससे पहले हम क्वेश्चन में आपको बताए थे कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चों में विकास जो होता है सबसे पहले भाषा का होता है, उसके बाद विचार का होता है। तो आपका सटीक आंसर जो है 2 है, सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है। 13 नंबर कहा जा रहा है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कारण में मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। ऐसा कोई बात नहीं है, समाजीकरण एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो एजेंसी के महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सिर्फ मीडिया नहीं होता, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण समाजीकरण होते हैं। तो यह जो है व्याख्या दोनों सही है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक ही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए आपका आंसर 2 हो गया। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। बच्चों के अब आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आकलन से चिंता, भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आकलन सीखने से कैसे जुड़ा हुआ है? तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। 3, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का एक उद्देश्य रखना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, विभिन्न समुदाय के आते हैं। तो एक शिक्षक को होता है, एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यालय में है जो समान रूप से शिक्षा दिए जाना चाहिए। तो यही कहलाता है समावेशी शिक्षा। विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा देना ही विद्यालय में समावेशी शिक्षा कहलाता है। 16 के बाद 17 नंबर में कह रहा है, शिक्षक बच्चों को नकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्हें किसी समस्या हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। बच्चों को अगर सोचने के लिए कहेंगे तभी है जो उसका समस्या का समाधान अच्छी तरह से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ये देना चाहिए समता पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक को
सभी बच्चों को समान नज़रिए से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर कह रहा है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन में। ये कह रहा है कि गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकला कौशल वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो है सही है। दूसरा कह रहा है तर्क में कि शालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं के बार बार दोहराते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन उतना ठोस आंसर ए नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो 21 का 4 हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है दिया हुआ। जो शिक्षक यह जानते हैं कि सक्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उससे बदला जा सकता है, तो वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने में संभावना प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका 22 का ए आपका सही है। तर्क में देखें, ये आपका सही दिया हुआ था। तर्क में कहा जा रहा है कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी हुई है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो ए भी आपका सही दिया हुआ। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? तो 23 नंबर का देख लीजिए, 4 हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन 24 नंबर में। 24 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। तो ये आपका गलत है। इसका मतलब हुआ जो अर्थपूर्ण अधिगम जो सीखा उसमें त्रुटियां हो रहा है तो उसी त्रुटियों को लेकर हम पुनरुपित करें, नहीं उसको त्रुटियों को सुधार कर हम चले। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। आर में कह रहा है संगत में कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने में उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया। निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है। तो ये आपका गलत ये भी दिया हुआ है। तो दोनों गलत है आपका। तो ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू कैसा है? तो चारू असफलता परिहार विद्यार्थी है ना। ये असफलता परिहार विद्यार्थी मतलब समझ लीजिए वह फेल होना कभी नहीं चाहता है, ऐसा विद्यार्थी है। इसीलिए तो उसको रुचि नहीं है, फिर भी क्या करती है? पढ़ती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में देख लीजिए। 26 नंबर में आपको कहा जा रहा है 26 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो 26 का आंसर 1 हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में है मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ये आपका 27 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक और सकारात्मक दोनों पर जोर देना चाहिए अगर मध्य विद्यालय में कक्षा को वातावरण बनाना है तो। 28 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? तो 28 का 2 हो जाएगा, अनुभवात्मक। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में है बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमूर्त से ठोस। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताए थे हम कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो विचार दिया था वह पियाजे के द्वारा दिया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि बच्चों में अवधारणा का परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो अमूर्त से ठोस की ओर होना चाहिए। और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यालय में
विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मतलब कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे बालक में नकारात्मक भाव आता है और कौन से ऐसे वर्ड है जिसमें सकारात्मक भाव आता है। तो अर्थपूर्ण अधिगम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा। इसमें बहिष्कार प्रथाओं को, अगर बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ने गए और वह गरीब समुदाय से है, दलित समुदाय से है, आप उसको बहिष्कार कर दें तो उसके मन में नकारात्मक आएगा, प्रभावित होता है। और अगर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है, मतलब सभी विद्यार्थी चाहे जिस धर्म या समुदाय का हो, सब मिलाकर उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक कहते हैं, तो बच्चों में सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी का के साथ आपका 30 नंबर का जो है आपका शिक्षा शास्त्र जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में वो समाप्त हुआ। कल हम लेकर आएंगे फिर अगले सेट जो हिंदी से संबंधित होगा या फिर आपका इंग्लिश से संबंधित होगा, क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन है, एक साथ करवाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और देख नहीं पाएंगे, उब जाएंगे। इसीलिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी मर्जी। बेनिफिट लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में और अगले सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।